बना लिए हैं। शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन टॉर्पिनॉइड नामक वसा का एक रूप है। पादप हार्मोन तो आप समझ रहे हैं, पौधा का हार्मोन। अब वैसे पादप हार्मोन को पारा हार्मोन भी कहा जाता है। पादप हार्मोन को पारा हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन सा पादप हार्मोन, क्या आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। जा रही आवाज? पीछे में खरा आवाज जा रहा है, जा रहा है ना? चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन टॉर्पिनॉइड वसा का एक रूप है। तो टॉर्पिनॉइड वसा का बना जो हार्मोन है वो कौन है? एबीसीसी का, एबीसीसी का अम्ल टॉर्पिनॉइड नामक वसा से बना हुआ। और यह ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन हार्मोन जो है वह इंडोल, इंडोल एसिटिक अम्ल का बना हुआ है। इंडोल एसिटिक अम्ल का बना हुआ है। इसलिए ऑक्सीजन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? IAA। पादप हार्मोन ऑक्सीजन जो है वो इंडोल एसिटिक अम्ल का बना हुआ है, इंडोल एसिटिक अम्ल का बना हुआ है। और साइटोकाइनिन हार्मोन यह एडिनिन, एडिनिन, एडिनिन नाइट्रोजन बेस, एडिनिन नाइट्रोजन बेस, बेस का मतलब क्षार, एडिनिन नाइट्रोजन बेस के समान रासायनिक पदार्थ है। एडिनिन बेस नाइट्रोजन बेस के समान रासायनिक पदार्थ है। और एथिलीन के बारे में आप जानते होंगे, एथिलीन गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एथिलीन वही एथिलीन है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो पादप हार्मोन को पारा हार्मोन भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। टॉर्पिनॉइड वसा से बना पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। एडिनिन नाइट्रोजन बेस, एडिनिन का नाम सुने होंगे आप। डीएनए के निर्माण में 4 प्रकार का नाइट्रोजन बेस, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो वही डीएनए वाला जो नाइट्रोजन बेस है उसमें एक नाइट्रोजन बेस है एडिनिन। और एडिनिन नाइट्रोजन बेस के बिल्कुल समान रासायनिक पदार्थ है कौन? साइटोकाइनिन। और ऑक्सीजन जो पौधे का महत्वपूर्ण हार्मोन है, ये रासायनिक रूप से क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु की प्राप्ति उनके अयस्कों से की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, हम धातु प्राप्त करते हैं धातु के अयस्कों से। जैसे लोहा प्राप्त करते हैं हेमाटाइट से, लोहा प्राप्त करते हैं हेमाटाइट से, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। तो पहला कथन है कि धातुओं की प्राप्ति उनके अयस्कों से की जाती है। हालांकि कुछ धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी पर डायरेक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि चांदी, जैसे कि सोना, जैसे कि प्लेटिनम। ये सब ऐसे धातु है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो अयस्क बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन अधिकांश धातु अभिक्रियाशील होते हैं और वे पृथ्वी पर किस रूप में मौजूद हैं? अयस्कों के रूप में मौजूद हैं। कुछ धातु अभिक्रियाशील नहीं है, जिस कारण वे मुक्त अवस्था में भी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मौजूद है। पहला कथन सही है। दूसरा, अधातुओं का कोई अयस्क नहीं होता है, सभी अधातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये गलत है दोस्तों,
बहुत से अधातु जो है वो अत्यंत क्रियाशील है। क्लोरीन आपको मुक्त अवस्था में मिलेगा? नहीं मिलेगा, अत्यंत क्रियाशील है क्लोरीन। क्लोरीन पृथ्वी के पर्यावरण में मौजूद है तो अधिकांश किस रूप में? सोडियम क्लोराइड के रूप में। फास्फोरस अधातु है, फास्फोरस क्या है? अधातु है और अत्यंत क्रियाशील है। फास्फोरस तो इतना क्रियाशील है कि आप उसे खुला में रख भी नहीं सकते। ये फास्फोरस पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर अगर है भी तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। तो अधातु भी मुक्त अवस्था में है, वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है, ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावे कई अधातु है और कई अधातु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। और जो धातु अत्यंत क्रियाशील होंगे क्या वो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या यह संभव है कि क्लोरीन मुक्त अवस्था में रहे? संभव ही नहीं है। क्या यह संभव है कि फास्फोरस मुक्त अवस्था में रहे? संभव ही नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील है। कोई नहीं मिलेगा तो वायुमंडल का ऑक्सीजन से भीड़ेगा कि तुम ही अब रिएक्शन करो। तो ये कथन क्या है दोस्तों? गलत है। सही है केवल एक। नेक्स्ट, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा ईंट के समूह को एक बार में तोड़ने की प्रक्रिया को न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा ईंट के समूह को एक बार में तोड़ने की प्रक्रिया को न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? अब ध्यान दीजिए, पहला नियम से बल का परिभाषा, दूसरा नियम से बल का फार्मूला निकलता है। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम है F बराबर ma। न्यूटन का दूसरा गति नियम शब्दों में जो हो, डायरेक्ट बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे F बराबर ma, यही दूसरा गति नियम है। क्योंकि न्यूटन के दूसरे गति नियम का सार यही है कि उससे बल का फार्मूला निकलता है और बल का फार्मूला है F बराबर ma। अगर आप थोड़ा सा भी a को जानते हैं तो आप कहिएगा a बराबर v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। तो इसके जगह v माइनस यू बाय टी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, यानी F बराबर एम भी माइनस एम यू बाय टी, यानी F इनवर्स प्रोपोर्शनल टी का। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से एक रिलेशन ये निकला है कि F इनवर्स प्रोपोर्शनल टी, यानी समय और बल के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। लंबे समय तक बल आरोपित होगा तो बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कराटे के खिलाड़ी द्वारा ईंट के समूह को जब तोड़ा जाता है तो न्यूनतम से न्यूनतम समय में अप्लाई किया जाता है किसको? अगर टी का मान कम से कम रहेगा तो एफ का मान ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और टी का मान कम से कम होने के कारण एफ का मान ज्यादा से ज्यादा हो जाता है और ईंट क्या होता है? टूट जाता है। बस समझे? समझे कि नहीं समझे? वही खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचते समय क्या बढ़ जाता है? टी बढ़ जाएगा तो क्या घट जाएगा? और एफ घट जाएगा तो चोट कम लगेगा। समझे डियर फ्रेंड? बस दूसरा गति नियम क्लियर हो गया। शब्दों में जाइएगा तो दूसरा गति नियम बहुत कुछ है, ऐसे वैसे ये वो डायरेक्ट दूसरा गति नियम बराबर एफ बराबर एम ए, डायरेक्ट एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल टी। बात समझे कि ना? बल और समय के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जितना कम से कम समय में बल अप्लाई होगा बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तो कराटा बल यही सिंध का इस्तेमाल करता, कम से कम समय लगाता है बल को अप्लाई करने में। कम से कम समय लेगा बल को अप्लाई करने में तो बल का मान बड़ा से बड़ा हो जाएगा और जो कम नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। क्लियर? पौधे के जाइलम ऊतक द्वारा पानी एवं खनिज लवण का परिवहन क्या कहलाता है? रसाकर्षण कहलाता है। अंग्रेजी नाम भी लिखिए, एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। रसाकर्षण को अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सेप कहते हैं।
एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। और पूछेगा रसाकर्षण में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ओस्मोसिस का है। किसका है? ओस्मोसिस का है। रसाकर्षण को संपन्न कराने में किस प्रक्रिया का सर्वाधिक योगदान है? परासरण का। और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन केवल किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है, और वो दिशा है जड़ से तनाव, यानी जाइलम से जल और खनिज लवण का परिवहन एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम केवल एक दिशा में ही परिवहन कर सकते हैं। जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन एसेंट ऑफ सेप कहलाता है, हिंदी में रसाकर्षण कहलाता है। और इस रसाकर्षण को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ओस्मोसिस का है। किसका है? क्लियर हो गया? उसके बाद ठोस पदार्थ का द्रव अवशोषण करना क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ के द्वारा द्रव का अवशोषण करना क्या कहलाता है? जैसे चना को पानी में डालने पर चना का फूल जाना अंतः शोषण है। लकड़ी के दरवाजे का बरसात में फूल जाना अंतः शोषण है। जिलेटिन के गोली का जल में डालने पर उसका फूल जाना क्या है? जब भी ठोस पदार्थ किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा क्या कहलाएगा? अंतः शोषण। अगर ठोस द्रव को अवशोषित करता है तभी वो अंतः शोषण कहलाएगा, नहीं तो वो अंतः शोषण नहीं कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? और पौधों के पत्ती के किनारे से पानी का बूंद बूंद के रूप में निकलना क्या है? जो लगभग रात में होता है। कब होता है? रात में होता है, जिसको आप भोरे भोर देख सकते हैं। क्लियर? आप भोरे भोर मतलब सवेरे सवेरे सॉरी आप सवेरे सवेरे जब वृक्ष के पत्तों को निहारिएगा तो सवेरे सवेरे वृक्ष के पत्तों को निहारने पर पत्ती के किनारे किनारे पानी बूंद के रूप में दिखाई देगा। वो पानी बूंद के रूप में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बूंद के रूप में ही निकलता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। क्लियर? कहेगा बिंदु स्राव का कारण क्या है? बिंदु स्राव का कारण है मूल दाब, रूट प्रेशर। बिंदु स्राव का क्या कारण है? मूल दाब, रूट प्रेशर। बिंदु स्राव का पानी लवण युक्त होता है। बिंदु स्राव का पानी लवण युक्त होता है। बिंदु स्राव से जो पानी निकलता है पौधे से, वो पानी कैसा होता है? बिंदु स्राव कब होता है? रात में होता है। कब होता है? रात में होता है। दिन में कुछ और होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है, इसीलिए ये नहीं होता है। और रात में वाष्पोत्सर्जन जब बंद हो जाता है तब ये होता है। और इसका पानी कैसा होता है? लवण युक्त होता है। ये किस कारण होता है? रूट प्रेशर के कारण होता है। बात समझ गए? क्या हुआ जी? बात मत करिए। उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्प्रेरक यानी अंग्रेजी में बोले तो कैटेलिस्ट, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे अथवा घटा दे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जरा सा भी परिवर्तित न हो, उसे क्या कहते हैं? कैटेलिस्ट कहते हैं। रासायनिक पदार्थ के वेग को बढ़ाने या घटाने वाला और खुद अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कैटेलिस्ट। यानी कैटेलिस्ट अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकते हैं, अभिक्रिया के दर को घटा सकते हैं, अभिक्रिया को साम्यावस्था में ला सकते हैं, लेकिन कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करा सकते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के दर को घटा सकता है, अभिक्रिया को इक्विलिब्रियम की अवस्था में ला सकता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करवा सकता। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए साम्यावस्था का संबंध। ये जो रासायनिक साम्यावस्था है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसका संबंध रिवर्सिबल रिएक्शन से है। किस रिएक्शन से है? रिवर्सिबल रिएक्शन से है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया से है। ऐसा रिएक्शन जो दोनों दिशा में संपन्न हो,
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिएगा तो कैल्शियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जिस ताप पर ये बनेगा उसी ताप पर ये दोनों रिएक्ट करके फिर क्या बनाने लगेगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिकारक उत्पाद बनाए और उसी दशा में उसी ताप पर उत्पाद पुनः अभिकारक बनाने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत यह है कि अभिकारक उत्पाद अभिकारक बना रहा है, तो इसको आप जस के तस छोड़ दीजिएगा तो अभिक्रिया होते ही रहेगी, कभी समाप्त ही नहीं होगी। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए बनने वाले उत्पाद को तुरंत अभिक्रिया के छेद से क्या कर लिया जाता है? बाहर कर लिया जाता है। या दो उत्पाद है तो कम से कम एक को तुरंत क्या करिए? वहां से हटा दीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्थिति जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब इस रिएक्शन, यानी कि इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन अग्रिम अभिक्रिया, और इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन यानी कि पक्ष अभिक्रिया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का दर और रिवर्स रिएक्शन का दर दोनों बराबर हो जाए तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? साम्यावस्था। यानी जितनी गति से अभिकारक टूट रहा है उतनी गति से उत्पाद टूट रहा है, तो हम कहेंगे कि यह रिवर्सिबल रिएक्शन किस अवस्था में चला गया है? साम्यावस्था में चला गया है। और ऐसे रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वह साम्यावस्था को थोड़े ही देर में ला देगा, कम समय में। बात समझे? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील 100 केजी के मोटर कार पर बल लगाया जाता है। बल लगाने के उपरांत 50 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है मोटर कार। 50 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है तो बल का मान क्या होगा? बल F बराबर M में ए का मान दिया हुआ कितना? 100 केजी, लेकिन ए का मान नहीं दिया हुआ है। ए का मान तो दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है। अब देखिए बल लगाया गया तो बल लगाने के बाद अंत में गाड़ी क्या हो गया है? रुक गया है। तो अंतिम वेग 0, u का मान 20 गुना 20, a का मान निकालना और s का मान कितना है? 50। तो 20 गुना 20 यानी 400 माइनस ना होगा जी, तो बराबर हो गया 5 दूनी 100 a, यानी a बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि त्वरण गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ है। त्वरण का मान 4 है और बल का मान होगा 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। दोस्तों इस प्रश्न में अंतिम वेग 0 हो चुका है क्योंकि गाड़ी अंत में रुक चुकी है। प्रारंभिक वेग 20 है, एस का मान डिस्प्लेसमेंट या दूरी 50 मीटर है और ए का मान माइनस में निकला है। माइनस में इसलिए निकला है कि ये बता रहा है कि त्वरण गति के विपरीत दिशा में है। ये माइनस दिशा बतला रहा है, न कि संख्या के माइनस के बारे में बता रहा है। क्या हुआ? सब मायूस हो गए हैं। ये प्रश्न में कुछ है तब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज को फूक मारते हैं और ये छोटे मोटे पर झूठ मूठ का दिमाग लगाते हैं। आपके दिमाग लगाने के कारण ये भारी होता जा रहा है। ठीक है ना? कुछ है जी? कुछ नहीं है। अब कम से कम इतना तो आप जान ही गए। ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 400 न्यूटन होगा। आगे बढ़िए। क्या हुआ? विकास की सतत प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर का प्रथम जंतु संघ कौन है जिसमें वास्तविक देख हुआ है? एनीलिडा। एनीलिडा। सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा है, लेकिन बेचारा पोरीफेरा में कुछ नहीं है, कोशिका टोई है। पोरीफेरा से ज्यादा डेवलप सिलेंटिरेटा है। सिलेंटिरेटा और सिलेंटिरेटा से ज्यादा डेवलप प्लेटी हेलमेंथीज है। प्लेटी हेलमेंथीज है। प्लेटी हेलमेंथीज पहला फाइलम है जिसमें अंगों की उत्पत्ति हुई। अंग पहली बार किस फाइलम में उत्पन्न हुए हैं? प्लेटी हेलमेंथीज में। प्लेटी हेलमेंथीज से थोड़ा डेवलप्ड है एसके हेलमेंथीज। एसके हेलमेंथीज और एसके हेलमेंथीज के बाद एनी
लीडर एनी लीडर पृथ्वी का प्रथम विकसित जंतु है जिसमें सभी अंग तंत्र का विकास हुआ। पहली बार देहगुहा का विकास हुआ। सबसे बड़ा फैला ऑर्थोपोडा। सजीवों की जंतुओं की 75% जाति केवल किसमें समाहित है? सब एक तरफ ऑर्थोपोडा 75% को समेटे हुआ है, 25% में इधर सब है। अब देखिए, हम जानते हैं ये कमेंट आएगा, कमेंट में करें न्यूमेरिकल वाला समझ में नहीं आता है। अब कहीं उसमें क्या समझ था? गाड़ी चल रहा था, धक्का मारा, रुका, इसमें क्या नहीं समझ मारा है कि नहीं? ये समझ में नहीं आया तो पता चलता है, लेकिन गाड़ी को धक्का मारा, गाड़ी रुक गया हुआ है तो प्रॉब्लम। आपको बोले कि धक्का लगा, गाड़ी रुक गया, ब्रेक जीरो हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप मान लिए कि ये समझना नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, रोज हम गाड़ी को देखते हैं कि देखते हैं, रोज मोटरसाइकिल को देखते हैं, धक्का लगते देखते हैं, बैल लगते देखते हैं, फिर इसमें समझ नहीं आ रहा। 8 नंबर क्या हुआ? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजरने पर उसका प्रकीर्णन हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, और इस प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इस प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन से प्रकाश का गुजरने पर कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाना टिंडल प्रभाव कहलाता। बिल्कुल सही है। वास्तविक विलयन तथा निलंबन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों कथन क्या है? सही है। अब दोस्तों थोड़ा जान लीजिए कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दालमोट वाला मिक्सचर नहीं दोस्तों, मिश्रण आप जानते होंगे। और ये होते हैं 2 प्रकार के, समंग और विषमंग। समंग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। विषमंग मिश्रण को कितने प्रकार में? 2 प्रकार के, कोलाइड और निलंबन। तो मिश्रण वाले पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, विलयन, कोलाइड और विलयन समंग मिश्रण है, या वास्तविक विलयन समंग मिश्रण है, कोलाइड विषमंग मिश्रण है, निलंबन विषमंग मिश्रण है। तो विलयन और निलंबन से होकर प्रकाश गुजरेगा तो उसका प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन होगा केवल किसे गुजरने पर? जंतु कोशिका का कौन हिस्सा सीलिया, फ्लैजिला तथा माइक्रो भिलाई माइक्रो भिलाई का निर्माण करता है? कोशिका झिल्ली। दोस्तों जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उनमें भी चलने फिरने के लिए प्रचलन अंग होते हैं, जैसे हम लोगों को हाथ और पैर है ना जी। तो जो एक कोशिकीय सजीव है, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशिया, वो एक कोशिकीय सजीव भी स्थान बदलते हैं, एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। और एक कोशिकीय सजीवों में प्रचलन के लिए सीलिया, फ्लैजिला, कूटपद और माइक्रो भिलाई जैसे ऑर्गेन होते हैं। और इन सब का निर्माण कोशिका के बाहरी भाग से होगा। और कोशिका का बाहरी भाग कौन है? कोशिका झिल्ली है। हालांकि कोशिका झिल्ली के भी ऊपर में कौन रहता है? लेकिन कोशिका झिल्ली जीवित संरचना है, जबकि कोशिका भित्ति मृत संरचना है, उससे कुछ बन नहीं सकता है, ये केवल सुरक्षा वाला ऑर्गेनल है। तो ये सब का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। एक कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली करता है। परासरण विसरण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? कोशिका झिल्ली भाग लेता है। सीलिया, फ्लैजिला कौन बनवाता है? कोशिका झिल्ली बनवाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति कितनी होती है? 5 मैक से
क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के होता है। सब सोनिक, सुपरसोनिक, और तीसरा हाइपरसोनिक। सब सोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक तथा 3 मैक से 1 मैक से अधिक तथा 3 मैक से कम। और हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से अधिक। तो क्रूज मिसाइल जो पृथ्वी के समानांतर वायुमंडल में उड़ान भरते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रूज मिसाइल कहते हैं। गति के आधार पर क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मैक बराबर वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग। माध्यम समान होना चाहिए। जैसे मिसाइल उड़ा हवा में तो मैक बराबर हवा में वस्तु का वेग बटे हवा में ध्वनि का वेग। यानी 1 मैक का मतलब वह गति ध्वनि के गति के बराबर है। 2 मैक का मतलब वह गति ध्वनि के गति का 2 गुना है। 3 मैक का मतलब वह गति ध्वनि के गति का 3 गुना है।